नेता नगरी is brought to you by पगार खाता in association with कुकू FM। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही। दर्शकों के सवाल और उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं मैं और मेरे साथी निखिल। निखिल, क्या सवाल आए हैं इस बार? पहला सवाल अंशुल गुप्ता का है और इन्होंने आपसे पूछा है, आप ही के लिए है कि गवर्नमेंट लैटरल एंट्री क्यों नहीं अलाउ कर रही है सिविल और पब्लिक सर्विस में। अगर पढ़े लिखे और क्वालिफाइड इंडियंस जो अलग अलग कॉर्पोरेशंस में काम करते हैं, उन्होंने खूब अच्छा इन्होंने करियर बनाया हुआ है, वो अगर आ जाते हैं और वो पब्लिक ऑफिस में काम करते हैं, तो क्या ये उनकी स्किल्स और एक्सपीरियंस का सही इस्तेमाल नहीं होगा? तो निखिल, जो अंशुल ने सवाल पूछा लेटरल एंट्री का, इसकी मैं हिमायत करता हूं। मैं चाहता हूं कि देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वान, जिनको दशकों का अनुभव है अलग अलग फील्ड का, चाहे वो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का काम हो, चाहे वेलफेयर पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन का काम हो, उनकी सेवाएं जरूर लेनी चाहिए। और इसके लिए दो चीजें आपको करनी होंगी। ब्यूरोक्रेसी के बीच आपको ऐसा माहौल बनाना होगा कि वो इस तरह के जो लेटरल एंट्री वाले लोग हैं उनको आउटसाइडर की तरह ना देखें, है ना। और दूसरी चीज ये है कि पे एंड पैकेज। मेरा एक भतीजा है निखिल, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। उसका नाम अविरल है, घर में हम लोग प्यार से उसे गोलू बुलाते हैं। अविरल ने IIM से पढ़ाई की है। अभी वो दुनिया के टॉप नॉच कंसल्टेंसी ग्रुप के साथ काम कर रहा है, बहुत बढ़िया सैलरी है। मैंने उससे पूछा कि बेटा आगे तुम्हारा क्या इरादा है, तो उसने कहा अंकल मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को और अमीर बनाने में अपना योगदान देना नहीं चाहता हूं। तो मैंने कहा फिर क्या करना चाहते हो? तो बोला कि मैं पब्लिक पॉलिसी और एकेडमिक्स इन सब में जाना चाहता हूं। अभी अविरल जैसे बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो इस देश के प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकले हैं। आप एक चीज पे गौर करिए निखिल, आपके यहाँ की IIM में बड़ी बड़ी MNCs पहुंचती हैं, आपके IITs में बड़ी बड़ी MNCs पहुंचती हैं, बढ़िया बढ़िया पैकेज देती हैं, गूगल, अमेजॉन एंड व्हाट नॉट, है ना। और आपके बेस्ट टैलेंट को वो हायर करती हैं। इनमें से जितने भी लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि जो हमें मिल रहा है, अगर भारत सरकार हमें उसका 60% भी दे दे और काम करने की आजादी दे दे, तो वी वुड लव टू ज्वाइन, वी वुड लव टू ब्रिंग रियल चेंज। तो मुझे लगता है इसके लिए बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है और इन लोगों को जरूर मौका मिलना चाहिए। बड़े हमारे देश में इतने काबिल डॉक्टर्स हैं। एम्स के आप पता करिएगा, कभी डेटा ये देश के सामने आए कि एम्स में जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए एम्स दिल्ली में आते हैं डॉक्टर MBBS के लिए, उनमें से कितने देश में रह जाते हैं, सब बाहर चले जाते हैं। आप कहोगे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कृतज्ञ लोग हैं। मैं कहूंगा कि आप उनको सुविधाएं दीजिए। मेरे जो साइंटिस्ट दोस्त हैं वो भी यही बात कहते हैं, जो यूरोप और अमेरिका में काम कर रहे हैं। दैट्स माय आंसर। अगला सवाल ओमकार ने पूछा है, ये भी आप ही लिए है, कि इंदिरा गांधी ने 1971 में 352 सीटें वो कैसे ले आई, जबकि उनके सामने एक यूनिफाइड ऑपोजिशन था, कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ। दो चीजें हैं। एक निखिल, आप गौर करेंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स में अभी भी प्रवृत्ति है जिसको अलग अलग दल अलग अलग ढंग से प्रोपोगेट करते रहे सफलतापूर्वक, निर्णायक नेतृत्व। इंदिरा गांधी का 1990 में नारा था कि सरकार जो स्थिर हो, सरकार जो काम करे। 1984 में जब इंदिरा मरी, उनकी राजनीतिक हत्या हुई, तो उसके बाद राजीव का नारा था देश की एकता पर, एक यूनिफाइंग फोर्स। नरेंद्र मोदी का वो नारा है कि अब की बार काम करने वाली सरकार, अब की बार ये सरकार वो सरकार। तो एक तो इन जनरल लोगों में होता है कि डिसाइसिव लीडरशिप। 1971 के चुनाव में एक तरफ इंदिरा थी जिनमें लोगों को डिसाइसिव लीडरशिप दिख रही थी, उनकी पैन इंडिया अपील थी बिकॉज ऑफ द कांग्रेस का एक जो गुट उनके साथ था वो, और एक जो गांधी नेहरू परिवार की लेगेसी थी उसकी वजह से। और आप अपने यहां देखेंगे कि एक महिला नेता को लेकर एक अतिरिक्त इलेक्टोरल चार्म होता है, अतिरिक्त श्रद्धा होती है। इसलिए आप देखिए कि इतनी पैट्रियार्कल सोसाइटी में भी, इतनी पैट्रियार्कल पॉलिटिक्स में भी जो महिला नेता ऊपर चली गई हैं, उनके लिए बड़ी कल्ट फॉलोइंग है, बहुत रेवरेंस है। जयललिता है, ममता बनर्जी है, सुषमा स्वराज का नाम लोग इतनी इज्जत से याद करते हैं। राजस्थान बहुत ही सामंती मानसिकता का समाज माना जाता है, लेकिन वहां पे वसुंधरा का आप सफर देखिए, मायावती का सफर देखिए उत्तर प्रदेश में, शीला दीक्षित का आप सफर देखिए। तो ये एक हमारे सामने एग्जाम्पल है। और दूसरी चीज क्या थी कि विपक्ष ने, जैसे बीजेपी ने जो गलती बंगाल में की, ममता बनर्जी को मुद्दा बना दिया, सारे राजनीतिक हमले। वैसे ही 71 के चुनाव में विपक्ष ने इंदिरा हटाओ, और इंदिरा ने फिर एक स्लोगन दिया जिसको 2004 में कांग्रेस ने नए सिरे से, कि गरीबी हटाओ। तो वो मुझे लगता है कि एक, और इंदिरा को वो खासियत थी, इंदिरा के अंदर वो खासियत मुझे इंदिरा गांधी के अंदर दिखी, नेहरू जी के अंदर वो खासियत थी, लोहिया जी के अंदर खासियत थी,
अटल जी के अंदर वो खासियत थी और नरेंद्र मोदी में भी वो खासियत बहुत दिखती है, पीपल्स कनेक्ट, कि आप अपनी ऑडियंस के साथ जुड़ पा रहे हैं कि नहीं। और विपक्ष में ना वो एक चेहरा था ना एक नारा था, और इसीलिए वो विपक्ष जब 77 में सत्ता में आया भी तब भी फेल रहा। अगला सवाल निखिल मिथुन सिंह का है और आपसे है, हाउ डू यू लुक एट मोदीज फॉरेन पॉलिसी? बहुत लंबा सवाल पूछ लिया उन्होंने, लेकिन इंडिया एक बहुत डिजायरेबल देश है फॉरेन पॉलिसी की दुनिया में। कैसे? हम एक लिबरल कंट्री है, टॉलरेंट देश है, यहाँ ज्यादा कुछ ऐसा अतिवाद कभी रहा नहीं, डेमोक्रेसी है, एक स्टेबल डेमोक्रेसी, उसके बाद हम एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो इसलिए दुनिया में अब जिस भी तरह से देश संबंध स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए भारत एक बहुत डिजायरेबल देश है। और हमने कभी इस तरह की बहुत अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रखी नहीं कि कोई हमारा बहुत ज्यादा दोस्त भी बने और दुश्मन भी बने। लेकिन अभी आप देखेंगे पिछले काफी टाइम से, मैं 2019 के इलेक्शंस के बाद से ही इस चीज को सब लोग मार्क कर रहे हैं कि अभी देखिए, आप एक करियर डिप्लोमेट को आपने विदेश मंत्री बनाया, लेकिन एक नैरेटिव सेट हो गया है अब दुनिया में भारत को लेकर के कि यहाँ पे जो दो चीजें मैंने गिनवाई थी, लिबरल वैल्यूज हमारी और डेमोक्रेसी, ये दो खतरे में है। आप उसके लिए और वो बहुत सारे उदाहरण गिनाते हैं, CA/NRC का फैसला हो, अनुच्छेद 370 को जिस तरह से निष्प्रभावी किया गया, चाहे किसान आंदोलन हो। और आप देखिए, नर्वसनेस इतनी है कि आपको टूर करवाना पड़ता है 370 के बाद में कश्मीर में राइट विंग पॉलिटिशियंस का लेकर के। तो अब ये आपकी ग्लोबल इमेज के लिए बहुत अच्छी, और ट्विटर के साथ जो आपका झगड़ा हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी की जो इच्छा 2014 में थी कि मैं देश का नेता बन गया हूं, मैं दुनिया में आगे जाना चाहता हूँ, वो जो अगले टेन्योर में उन्होंने कदम उठाए उससे वो काफी सफर किया है। अब हमारे पास इकलौती चीज जो बार्गेनिंग चिप हमारी बची कि हम बहुत बड़ा मार्केट है, उसको हम कितना भुना लेते हैं, वो भविष्य में देखने की चीज होगी। फॉरेन पॉलिसी किसी भी नेता की हो, चाहे इंदिरा गांधी से लेके आप मोदी तक के आ जाइए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक, आप भी कह लीजिए, एक आउटरीच है, वो आर्म है। तो अगर आपके अंदर जो चीजें हैं वहां पे खिचड़ी गलत तरीके से पक रही है, तो बाहर भी आप सफर करेंगे। और वो अकेले नरेंद्र मोदी की समस्या नहीं है, ये तमाम जितने आपके प्राइम मिनिस्टर्स हुए उन सबके साथ ये रहा है। इन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जिस तरह कैरी की है उससे उनका वो खेल खराब हुआ है। हमने ये खूब देखा है कि 19 के कैंपेन से आप देख रहे हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को में इंटरनेशनल इश्यूज को घसीट के बहुत कोशिश हुई है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अब बीच में चीन। इसमें ये भी रहा कि जो मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री गुजरात में अपनी एक छवि बनाई थी कि डूअर, CEO ऑफ गुजरात, है ना, रिफॉर्मर इन चीफ की जो छवि बनाना चाहते थे इकोनॉमी के लेवल पर, 2014 से लेकर 2021 तक हमें वो कैसे कोई भी बिग टिकट रिफॉर्म नहीं दिखा है। और ये वही डर है, जुलाई का महीना चल रहा है और 30 साल पूरे हो रहे हैं वो जो बिग टिकट रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, जुलाई के इसी आखिरी सप्ताह में जब सब बातें हुई। और वही डर है कि अगर ये आपका इकोनॉमिक फ्रंट पे आप कुछ नहीं कर पाते हो तो आप एक डिजायरेबल मार्केट भी नहीं रहोगे। लोग डर रहे हैं अभी इंडिया में पैसा लगाने से। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल हाँ, दक्ष हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और इनके सवाल में बहुत सपोर्ट करता हूँ। आपके लिए सवाल है, ये कह रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गए हैं और योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट अबाउट बाबा साहेब अम्बेडकर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, क्या बनवाने का? जी हाँ, क्या उससे मतलब क्या वो दलितों को एक रीचिंग आउट की तरह देखा जा सकता है? मैं समझ गया सवाल। देखिए, दो चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मुस्लिम वोट छोड़ दें तो किसी भी वोट बैंक को अनटच्ड नहीं छोड़ती है, ग्रांटेड नहीं छोड़ती है। खासतौर पर जब उन्हें लग रहा है कि मायावती का असर छीज रहा है और चंद्रशेखर एक प्रॉमिस है, अभी वो जमीन पर कितना होंगे ये देखने की बात है, क्योंकि सोशल मीडिया और जमीन की दूरी बहुत होती है कई दफा। तो बीजेपी ये चाहती है कि उसका जो सोशल कॉम्बिनेशन बने उसमें ये रहे, और ये एक्सटेंशन है रामनाथ कोविंद को बिहार के राज्यपाल से देश का राष्ट्रपति बनाया जाना, महामहिम बनना उनका, है ना, उनका वहां पे जाना, अपनी हम्बल बैकग्राउंड का जिक्र करना। एक तस्वीर भी मुझे बहुत अच्छी लगी जिसमें वो अपने गुरुजी के पैर छू रहे हैं। एक बयान भी उनका अटपटा लगा कि मुझसे ज्यादा तो मास्टरों की बचत है, बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन और ये एक्सटेंशन है, नरेंद्र मोदी 2014 से आ रहे हैं तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लेगेसी को क्लेम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में कोई भी राजनीति करे दलित एस्पिरेशंस को एड्रेस किए बिना, चाहे वो सिंबॉलिक तौर पे हो चाहे ग्राउंड रियलिटी के तौर पे हो, आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। अधीर सिंगल का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि
ये क्या आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी अपने कोर वोट बैंक यानी कि मिडिल क्लास में कॉन्फिडेंस अब लूज करती जा रही है, जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है और जो पैंडेमिक फेल्स है उनके चलते? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में जो पॉलिटिकल करेंसी गेन की थी, 3 बड़ी घटनाओं के चलते, एक पुलवामा हमले के बाद बालाकोट की स्ट्राइक और फिर अभिनंदन का सकुशल वापस आना, उस समय की शानदार डिप्लोमेसी। उसके बाद उन्होंने अपने कोर वोट बैंक को और मेजॉरिटी वोटर्स को, खासतौर पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, कश्मीर को लेकर जो फैसले किए गए थे, धारा 370 को निष्प्रभावी करके, और सीए एनआरसी पर बहुत बहस होती है इंटेलेक्चुअल तबके में, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि बीजेपी अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रही है ना, और उसके हिसाब से उनकी वैल्यूज डिसाइड होती है। तो एक बड़ी करेंसी गेन की थी, लेकिन पैंडेमिक को जिस तरह से हैंडल किया गया और इकोनॉमी जो 2016 ऑनवर्ड्स लगातार हिचकोले खा रही, जिसका अब असर दिख रहा है, डीजल और पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि प्राइवेट में जब ये बीजेपी के नेता अपने पुराने वीडियो देखते होंगे 2014 के पहले के, कि बहुत हुई महंगाई की मार और पेट्रोल डीजल के हाइक पर जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी रविशंकर प्रसाद साइकिल से जा रहे हैं, कभी स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी के वो कितने क्लिप वायरल होते हैं, तो ये लोग कैसे अपना डिफेंस तैयार करते होंगे। कभी कह देते हैं कि साहब सर्दी का मौसम है, अब गर्मी का मौसम आ गया, क्योंकि बॉस टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स पिंचिंग, इट्स हर्टिंग बिग टाइम। पेट्रोल और डीजल के जो दाम जितने बढ़ चुके हैं, आप अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों की बात करते हैं बार बार, आप ऑयल बॉन्ड्स की बात करते हैं, आप अपना टैक्स स्ट्रक्चर देखिए, जब कम थे दाम तब आपने बढ़ाए, लोगों ने, मैंने व्यक्तिगत रूप से सोचा कि चलो भाई दिस इज द टाइम व्हेन यू फिल योर कॉफर, ताकि आप कल्याणकारी स्कीम्स में, लेकिन अब तो वैसा भी नहीं है, तो आपको टैक्स उसी रेशियो में घटाना चाहिए था। 100 रुपए के ऊपर डीजल मजाक की बात कही जाती थी, लेकिन अब ये एक रियलिटी है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, लोग जोक चलाते हैं इलेक्शन ही अनाउंस कर दो शायद इसीलिए दाम घट जाए। तो और वही बात महंगाई की है, चाहे वो खाद्य ऑयल हो, एलपीजी हो, दूसरी जरूरी चीजें हो। तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास इस चीज को लेकर परेशान है। जो कोर सपोर्टर रहा है बीजेपी का और ब्रांड नरेंद्र मोदी का, उनके बीच मैंने आलोचना देखी है, लेकिन उनमें से फिर कई लोग ये भी बोल देते हैं कि साहब और ऑप्शन क्या है। तो ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी को याद रखना चाहिए कि ऑप्शन भी आ जाता है जब लंबे समय तक ये डिसअपॉइंटमेंट रहता है। चलते नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। सौरभ, क्या है आपकी फुर्सत की सलाह? निखिल, हमने ना एक नई जगह डिस्कवर की है। अब में से कई लोग ये बोलते थे कि साहब वीडियो देखने या किताब पढ़ने में बहुत आपको ध्यान देना पड़ता है। कई हमारे जो ब्लाइंड व्यूअर्स हैं, साथी हैं, उन्होंने भी कहा कि आप ऑडियो बुक्स बताया करिए। तो एक मैंने ऐप डाउनलोड की है, कुकू एफएम के नाम से ये ऐप है, और उस पे मुझे कई दिलचस्प पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स मिल रही हैं। इस पे एक इनका ऑडियो बुक है इंडिया अनकवर्ड के नाम से, और उसमें भारत की हिस्ट्री के बारे में बड़े दिलचस्प ढंग से बताया गया है। सरदार और नेहरू एक अनसुनी कहानी, तिरुपति मंदिर और बालदान, अलग अलग चीजों के बारे में, 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, नक्सलबाड़ी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से करके डिटेल में है। और फिर हमारी इन लोगों से बात भी हुई, कुकू एफएम वालों से। हमने कहा भाई साहब ये सब चला रहे हो, हम लोग तो किताबों के बारे में बात करते हैं, हम इसके बारे में भी, पर हमारे लल्लन टॉप के दर्शक, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो फिर हमारा जो पार्टनरशिप हुआ है कुकू एफएम के साथ, उसमें ये तय हुआ है कि अगर आप इनकी ऐप डाउनलोड करते हो, सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो, और अगर आप लल्लन टॉप के व्यूअर हो या रीडर हो, तो आपको एक कोड मिलेगा। वो कोड है कैपिटल L, कैपिटल T और 20, LT20। आप ये कोड डालोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि कई साथी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि भाई साहब ये किताब बहुत महंगी है, भाई साहब वो रिकमेंडेशन ऐसी है। तो इंडिया अनकवर्ड मैं रेकमेंड करूंगा। कुकू एफएम के बारे में आपको डिटेल्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां पे और भी किताबें, बहुत सारी दिलचस्प बायोग्राफीज हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और निखिल, आपके लिए भी एक किताब मैंने यहाँ पर ढूंढी है, इंडिया आफ्टर गांधी, जो रामचंद्र गुहा की किताब है, उसका मराठी संस्करण भी इस पर ऑडियो बुक की शक्ल में अलग अलग चैप्टर्स में उपलब्ध है, तो आप खुद भी देख सकते हैं और परिवार वालों को भी दिखवा सकते हैं। पहली किताब है रणेंद्र की गूंगी रुलाई का कोरस, इसे राजकमल पेपरबैक्स ने छापा है। और रणेंद्र बहुत कमाल के उपन्यासकार हैं और बिल्कुल नई भाषा और नई संवेदना वाले हैं, और इनके पिछले उपन्यास भी हैं जिनको आपको खोजकर पढ़ना चाहिए, ग्लोबल गांव के देवता सरीखे। दूसरी किताब वेस्टलैंड से है, ये दती चंद के ऊपर है, फियर्सली फीमेल द दती चंद स्टोरी, इसको संदीप मिश्रा ने लिखा है। ये वेस्टलैंड से बुक है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं।
मैरिज का मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं, देवदत्त पटनायक की किताब है। ह्यूमन काइंड, मानव जाति का आशावादी इतिहास, मैं इस किताब को बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। ह्यूमन काइंड अ होपफुल हिस्ट्री इसका ओरिजिनल शीर्षक है। रुथखेर ब्रेकमान की एक किताब है और इन्होंने यूटोपिया फॉर रियलिस्ट भी लिखी है। हिंदी एडिशन इसका मंजुल से आया है। आप में से कई साथी कहते हैं कि हिंदी की किताबों के बारे में बताइए। पेंगुइन से ये किताब आई है, ये भी बहुत दिलचस्प है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री। इसे सुदर्शन रामाभद्रान और हमारे मित्र हैं गुरु प्रकाश पासवान, उन्होंने एडिट किया है। और जो मॉडर्न दलित हिस्ट्री के मेकर्स हैं उसमें कई नाम ऐसे हैं जो लोग इन जनरल नहीं सुनते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो ये किताब जरूर पढ़ें। अय्यन कली का नाम आपने कई लोगों ने नहीं सुना होगा, बाबू जगजीवन राम का नाम कई लोगों ने सुना है, दक्षयानी वेल्युधन का नाम नहीं सुना होगा आपने, गुरु रविदास, संत कबीरदास, काशीराम जी, के आर नारायणन, नंदनार, इसमें से कुछ नाम आपने सुने होंगे, कुछ नहीं। जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम भारत को जरूर जानना चाहिए। तो इस तरीके के प्रोफाइल्स हैं और दिस इज अ वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड बुक। और मैं इरादा करता हूं कि इस किताब के दोनों जो संपादक हैं सुदर्शन और गुरु, उनको मैं किताब वाला के लिए भी बुलाऊं। इस किताब का जिक्र मैंने एक कविता रोज में किया था। एक कविता रोज हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें हम कविताएं सुनाते हैं, आप जरूर खोज के उसको देखा करिए, आपको पसंद आएंगी। ये वेस्टलैंड से ही किताब है, कबीर द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ द अर्ली मॉडर्न पोएट फिलोसफर, पुरुषोत्तम अग्रवाल की एक किताब है जिसमें इंट्रोडक्शन है देवदत्त पटनायक का, तो इसको भी मैं रेकमेंड करूंगा। और आज की मेरी आखिरी रेकमेंडेशन है, ये बीएसएफ में कमांडेंट है अरविंद घिल्डियाल, इनकी सूर्य प्रकाशन मंदिर बीकानेर से किताब आई है, अ मस्ट रीड फॉर पेरेंट्स एंड टीनेजर्स, व्हाट्सएप पीहू, पापा कॉलिंग अगेन एंड सेड अनसेड। तो अरविंद घिल्डियाल ने अपनी बिटिया के साथ जो संवाद किया है, और हमारे यहाँ दिलचस्प चिट्ठियों के लिखे जाने की बड़ी लंबी परंपरा रही है, इसमें फादर डॉटर्स को लिखते रहे हैं और उसमें बड़ी कमाल की बातें होती हैं। हालांकि अब इंटरनेट के दौर में चिट्ठियां, लंबी चिट्ठियां और इंसाइटफुल चिट्ठियां लिखने का चलन कम रहा है, पर मुझे लगता है कि हर पिता को अपनी बेटी पे मान भी होता है और उसकी फिक्र भी होती है। तो ये किताब मैं रेकमेंड करूंगा और इनको भी हम कोशिश करेंगे जल्द ही किताब वाला में बुलाएं। सो दिस इज माई वीकेंड रिकमेंडेशन। और रे की मैं बहुत तारीफ सुन रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे, तो मैं उसको भी देखने का इरादा रखता हूँ। और भी कुछ अच्छी फिल्में अगर कोई आप में से कमेंट बॉक्स में रेकमेंड करेगा तो जरूर देखेंगे। आज के नेता नगरी के लिए इतना ही, लेकिन इससे पहले कि निखिल सोचें कि मैं रिकमेंडेशन देने से बच गया, निखिल आपकी बारी। अरे मैं बचना नहीं चाह रहा था, आज मैंने किताब निकाल के रखी थी। वीकेंड रिकमेंडेशन है, ये बहुत प्रकाशन से आई है, श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी ऑथर है मराठी के, उनकी किताब है डो, और इसके अंदर आपको डो का मतलब क्या होता है? डो का एक जो कॉमन मतलब हमारे तरफ है वो ये गहरा मतलब आप लोग उसको हिंदी में क्या कहते हैं, नदी में वो जगह नहीं होती जहाँ पे पानी काफी गहरा होता है जी, उसको क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं, हम डो कहते हैं। तो वही डो है ये, है ना, किसी गहरी चीज का रेफरेंस है। बस ये किताब आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आपको विनायक कुलकर्णी की आपको शॉर्ट स्टोरीज मिलेगी, तो जो मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको बड़ा लंबा काम पढ़ने में दिक्कत आती है, तो वो शॉर्ट स्टोरीज पढ़ के अपनी राय बना सकते हैं और फिर उनको वहां से एक दरवाजा मिल जाता है उस ऑथर तक पहुंचने का। तो ये किताब आप निकाल के पढ़ सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए उसी नोट पर हम खत्म करते हैं नेता नगरी। फाइनली राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में मॉनसून की आमद आ गई है। कई चीजों के लिए देश में पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं होता है, लेकिन दिल्ली में मॉनसून देर से आने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार था। पाकिस्तान से आ रही हवाएं मॉनसून की हवाओं को पश्चिमी यूपी और राजस्थान तक रोक रही थी और दिल्ली एनसीआर इससे वंचित था। आप इस पर पर्याप्त मुस्कुरा सकते हैं निखिल जी, लेकिन आप छिंदवाड़ा में हैं, यहाँ पर हम लोग बहुत दिनों से काले मेघा पानी तो बरसा गा रहे थे अपने अपने बाथरूमों में, क्योंकि हम उतने अच्छे सिंगर नहीं हैं। नेता नगरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।